एपिसोड 1 की शुरुआत हमें शेरिफ बॉयड स्टीवेंस से कराई जाती है, जो एक घंटी बजाकर कस्बे के लोगों को यह चेतावनी दे रहे हैं कि दिन खत्म हो गया है और अब उन्हें अंधेरा होने से पहले घर के अंदर चले जाना चाहिए। पोस्ट ऑफिस के बाहर एक साइन भी लटका हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इस कस्बे में 96 रातों से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, यानी इस दौरान कोई मौत नहीं हुई। बाद में हम देखते हैं कि फ्रैंक प्रैट, जो कस्बे के किसी बार या पुराने गैस स्टेशन में शराब पीकर गिरा पड़ा है। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी लॉरेन और बेटी मेगन घर पर उसका इंतजार कर रही हैं, लेकिन वह समय पर घर नहीं पहुंचता और वे दोनों उसके बिना ही रात बिता देते हैं। सोने की तैयारी के दौरान मेगन खिड़की पर एक दस्तक सुनती है और एक आवाज जो खुद को उसकी दादी बताती है, उसे अंदर आने के लिए कहती है। मेगन खिड़की पर जाती है और पर्दे हटाती है, लेकिन देखती है कि वह महिला उसकी दादी जैसी नहीं दिख रही है। इस बीच उसकी माँ लॉरेन ऊपर से उसे चेतावनी देती है कि खिड़की पर जो महिला है वह उसकी दादी नहीं है, लेकिन वह महिला मेगन से बार बार अंदर आने का अनुरोध करती है। मेगन खिड़की खोल देती है और अचानक वह महिला, जो खुद को उसकी दादी बता रही थी, किसी तरह के राक्षस में बदल जाती है और संभवतः मेगन और उसकी माँ लॉरेन का कत्ल कर देती है। यह अजीब लगता है कि मेगन को पता होता है कि वह महिला उसकी दादी नहीं है, फिर भी वह खिड़की खोल देती है। खैर, वह एक बच्ची है और कभी कभी बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं। अगले दिन हमें मैथ्यू परिवार से परिचित कराया जाता है, जो एक रोड ट्रिप पर है। इसके बाद कहानी वापस कस्बे में आती है, जहां हम देखते हैं कि फ्रैंक आखिरकार बार से निकलकर घर लौटता है। उसके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा होता है और बॉयड फ्रैंक का सामना करता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे उसके घर के ऊपर ले जाता है, जहां उसकी बेटी का खून से लथपथ शव पड़ा होता है। बॉयड बताता है कि उसने फ्रैंक को खिड़कियों को बोर्ड लगाने की चेतावनी दी थी, खासकर जब उसके पास बच्चे हैं, लेकिन फ्रैंक ने ऐसा नहीं किया। अपनी लापरवाही के कारण फ्रैंक को कस्बे के नियमों के अनुसार जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी गलती ने दूसरों की जान ले ली। फिर हम वापस मैथ्यूज परिवार पर आते हैं, जो रास्ते में एक पेड़ से बाधित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आसमान में कौवों का झुंड मंडरा रहा है। वे वापस अपने आरवी में लौटने और बाद में कोई दूसरा रास्ता ढूंढने का निर्णय लेते हैं। इस बीच शहर में बॉयड अपने बेटे एलिस से कॉलोनी हाउस में मिलने जाता है और उसे प्रैट परिवार की त्रासदी के बारे में बताता है और उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन एलिस इस आमंत्रण को नाराजगी के साथ ठुकरा देता है, जिससे पता चलता है कि बॉयड और एलिस के बीच किसी तरह का तनाव है, लेकिन यह तनाव क्यों है, इसका हमें अभी तक पता नहीं है। बाद में हम यह जान जाते हैं कि दो समूह हैं। एक समूह शहर में एक सेट नियमों के साथ रहता है और दूसरा कॉलोनी हाउस में रहता है, जहां का आदर्श है आज के लिए जियो, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं। दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं और शायद हम बाद में इस पर और चर्चा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि मैथ्यूज परिवार आखिरकार शहर पहुंच गया है, जहां बॉयड और केनी उन्हें रास्ता बताते हैं और समझाते हैं कि बस सड़क का अनुसरण करें। जिम, जो इन दिशाओं से काफी उलझन में है, अपने परिवार के साथ आरवी में वापस जाता है और यात्रा जारी रखता है। वे कई बार शहर वापस लौट आते हैं और फिर अंत में थकान और निराशा में स्वेर्विंग एसयूवी की वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। एसयूवी चालक टोबी किसी तरह शहर पहुंचता है और बॉयड और केनी को दुर्घटना की सूचना देता है। इस समय बॉयड और केनी मैथ्यूज परिवार को रोकने के लिए सड़क पर स्पाइक्स बिछा रहे थे ताकि उन्हें सच बताने का समय आ सके, लेकिन उन्हें अचानक दुर्घटना स्थल की ओर जाना पड़ता है। बॉयड और केनी को पता चलता है कि उनके पास अंधेरा होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, इसलिए केनी टोबी को चिकित्सा सहायता दिलाने के लिए ले जाता है, जबकि बॉयड बाकी परिवार की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। शहर लौटकर फादर कात्री और केनी सहायता के लिए लोगों को एकत्र कर रहे हैं। वे दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं,
लेकिन यह पता चलता है कि बेटे एथन को अधिक चिकित्सा की आवश्यकता है क्योंकि दुर्घटना में एक मेज का पाया उसके शरीर में धंस गया है। वे रात में आरवी में शरण लेने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे अंधेरा होने से पहले शहर वापस नहीं पहुंच सकते। इस समय के दौरान हम यह जान जाते हैं कि सारा ने टोबी की हत्या कर दी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर हम देखते हैं कि केनी और अन्य लोग शहर लौटते समय उन स्पाइक्स पर आ जाते हैं जो पहले बॉयड और केनी ने बिछाए थे, जिससे उन्हें कॉलोनी हाउस की ओर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि वह स्थान निकट होता है। दूसरी ओर बॉयड आरवी में जिम को शहर की अलौकिक गतिविधियों के बारे में समझाने की कोशिश करता है और साथ ही क्रिस्टी को शांत बनाए रखने की कोशिश करता है क्योंकि बाहर एक समूह दानवों का है जो मानव का रूप धारण कर अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। एपिसोड 1 यहीं समाप्त होता है। हम देखते हैं कि केनी और बाकी समूह कॉलोनी हाउस की ओर भाग रहे हैं और धीरे धीरे प्राणियों द्वारा पीछा किए जा रहे हैं, लेकिन वे सुरक्षित रूप से अंदर पहुंच जाते हैं। इस बीच आरवी में चीजें थोड़ी शांत हो जाती हैं और बॉयड जिम को बताता है कि खिड़कियों को ढकना और ताबीज लटकाना उन्हें उन प्राणियों से सुरक्षित रखता है। जिम इस पर विश्वास करने में हिचकिचाता है, लेकिन वह बॉयड की बात को ध्यान से सुनता है। कॉलोनी हाउस में तबिथा और जूली सुरक्षित होती हैं। तबिथा को डोना से शहर की अलौकिक बातों के बारे में वही जानकारी मिलती है जो बॉयड ने जिम को दी थी। नीचे जूली की मुलाकात मिस्टर क्रीपी विक्टर से होती है, जो उसे बताता है कि काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि एक ही समय में 2 गाड़ियां पहुंची हैं और यह कुछ विशेष है। जूली विक्टर से डर जाती है और समझ नहीं पाती कि वह क्या कहना चाहता है। तब फातिमा वहां आकर विक्टर को दूर भगाती है, जूली को ढांढस बंधाती है और उसके साथ एक छोटी सी यात्रा पर निकलती है जहां वह उसे उन प्राणियों के बारे में जानकारी देती है जो लोगों के दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। वापस आरवी में बॉयड सभी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वह इसमें सफल होता दिखता है। जूली, फातिमा और एलिस से दोस्ती करने के बाद अब यहाँ की स्थिति को और समझने लगी है। इसी बीच हम वापस तबिथा और डोना पर ध्यान देते हैं, जहां डोना तबिथा को उस घटना के बारे में बताती है जब वे इस शहर में फंसी थी। वह बताती है कि वह और उसकी बहन एक शिकार यात्रा पर थी जब उन्होंने रास्ते में पेड़ देखा। यह दिखाता है कि जो भी यहाँ आता है वह पहले इस गिर हुए पेड़ को ही देखता है। डोना बताती है कि वे पहली बार रात के समय शहर से गुजरी थी और वहाँ बहुत से लोग खड़े हुए थे। वह कहती है कि दूसरी बार जब वे शहर पहुँचे तो एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा था और उसकी गुस्सैल बहन ने गाड़ी से बाहर कूदकर उस व्यक्ति से भिड़ने की कोशिश की और उसे उस व्यक्ति ने बुरी तरह से मारा, उसका चेहरा तक फाड़ दिया। डोना फिर बताती है कि उन्होंने अपनी बहन का शव उसी तरह उतारा जैसे वे आमतौर पर मांसाहारी जानवरों का शिकार करके उनका मांस निकालते हैं। डोना कहती है कि वह भाग गई और झाड़ियों में छिप गई। वह तबिथा को यह बताती है कि लोग यहाँ अपनी जान बचाने के लिए यही करते थे, बस छिप जाते थे और प्रार्थना करते थे कि वे सुबह तक जिंदा रहेंगे। उस रात हम केनी की कहानी भी सुनते हैं कि वह कैसे इस शहर में फंसा। वह फादर कातरी से बातचीत करते हुए बताता है कि सब कुछ उसके पिता की डिमेंशिया से शुरू हुआ था। उसका पिता घर से भटककर शहर पहुंच गया था और जब उसकी माँ और केनी ने उसे वापस घर लाने के लिए शहर से निकाला तो उन्होंने सड़क पर वही पेड़ देखा था। फिर हम एक छोटा सा दृश्य देखते हैं जिसमें सारा अपने भाई से कहती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वह मदद के लिए उससे मांग करती है, जैसे वह अपने कार्यों को नियंत्रित नहीं कर पा रही हो। लेकिन इससे पहले कि हम जान पाते कि सारा का क्या मतलब था, समय का झूला आता है और हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी है और मैथ्यूज परिवार फिर से एक साथ है। अगली सुबह सारा अपने भाई से यह बताती है कि उसने क्लिनिक का दरवाजा खुला छोड़ दिया था और कहती है कि प्राणियों की आवाजें लगातार उसके सिर में गूंज रही हैं
और उन प्राणियों ने उसे बताया कि दरवाजा खुला छोड़ना ही उनका घर लौटने का एकमात्र तरीका है। अब हम पहले ही जान चुके हैं कि सारा के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने पहले एपिसोड में टोबी को मार डाला था और वह आवाजें सुन रही है, तो हमें उसे ध्यान से देखना होगा। सुबह के समय हम देखते हैं कि केनी अपने पिता को मरा हुआ पाता है और गुस्से में आकर वह एक पेड़ काटने लगता है, जो इस एपिसोड का पहला दृश्य था। अब हम समझते हैं कि वह दृश्य उस गुस्से और निराशा को दर्शाता था। फिर शहर में बॉयड पोस्ट ऑफिस की बोर्ड पर से 96 नंबर मिटा रहा है, क्योंकि वे हाल ही में बिना किसी घटना के स्थितियों को नियंत्रण में रखने में सफल नहीं रहे थे। इस एपिसोड के आखिरी दृश्य में हम एथन को कॉलोनी हाउस की खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, जहां एक बच्चा सफेद कपड़े पहने खड़ा है और अपनी उंगली अपने मुंह पर रखे हुए एथन को चुप रहने का संकेत देता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि सफेद कपड़े पहने बच्चा कोई चाल है। मुझे लगता है कि एथन सच में उस बच्चे को देख रहा है और यह कुछ ऐसा प्रतीक है जो भविष्य में उन्हें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। पर ये मेरी थ्योरी है, ठीक है। जेड कॉलोनी हाउस में रात के बीच में उठता है, बिस्तर से बंधा हुआ चिल्लाते हुए, और डोना से कहता है कि उसे बांधने वाली रस्सी खोल दो। फिर हम बॉयड को फ्रैंक से बात करते हुए देखते हैं। वह फ्रैंक से पूछता है कि क्या वह भूखा है या फिर किसी बकाया काम को पूरा करना चाहता है। इससे यह संकेत मिलता है कि शायद फ्रैंक ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। फिर कॉलोनी हाउस में जब डोना जेड को सारे सुपरनेचुरल घटनाओं के बारे में बताती है, जेड यह सब बकवास मानता है और सोचता है कि शायद टोबी ने सबको अभिनेता बना रखा है और यह सब एक खेल है। तो वह वहाँ से घूमता हुआ निकलता है, यह मानते हुए कि यह सब एक खेल है। वह एक लड़की की साइकिल चुराता है ताकि जल्दी घूम सके, और यह दृश्य काफी मजेदार था। मुझे लगा था कि जेड परेशान करने वाला होगा, लेकिन वह दरअसल काफी मजेदार किरदार साबित हो रहा है। तो देखते हैं कि जब उसे पता चलेगा कि डोना जो कह रही थी वह सच है, तो क्या वह अपना व्यंग्य बनाए रखेगा। फिर हम एथन को देखते हैं, जो खिड़की से सफेद कपड़े पहने बच्चे को देख रहा है। इस बीच मैथ्यू परिवार धीरे धीरे अपनी नई स्थिति को समझने लगा है। उस दिन बाद में फादर कातरी मैथ्यू परिवार से मिलता है और उन्हें चूजिंग सेरेमनी के बारे में बताता है, जहां उन्हें यह चुनना होता है कि वे कॉलोनी हाउस में रहना चाहते हैं या शहर में। इसी बीच हम फिर जेड पर ध्यान देते हैं, जो अभी भी यह मानता है कि सब कुछ अभिनय है। वह डायन में पहुंचता है और सोचता है कि अंदर सभी लोग किराए के अभिनेता हैं। फिर हमें पता चलता है कि सारा डायन में काम कर रही है ताकि वह टोबी और केनी के पिता की मौत के बाद संदेहास्पद न लगे। सारा को यह लग सकता है कि वह शहर के लोगों की मदद कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह सच में सोचती है कि वह जो भी कर रही है वह सही कर रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह पूरी तरह से प्राणियों द्वारा मजबूर है। कुछ हद तक वह खुद को अच्छा व्यक्ति मानती है। फिर फादर कातरी जिम और तबिथा को शहर का दौरा कराते हुए उन्हें शहर की एकमात्र सजा के बारे में बताते हैं, द बॉक्स, जहां आपको किसी और की मौत का कारण बनने पर एक रात बॉक्स में रहना पड़ता है। यह सजा पहले एपिसोड में फ्रैंक और उसके परिवार के साथ देखी जा चुकी है। फिर हम बॉयड को फ्रैंक के साथ उसके अंतिम क्षणों में बिताते हुए देखते हैं और बॉयड उसे देखकर थोड़ा सहानुभूति महसूस करता है और अपनी सजा के बारे में फिर से सोचता है। कॉलोनी हाउस में एथन के लिए एलिस ने एक बैसाखी बनाई ताकि वह खुद चल सके, यह अच्छा था। फिर जेड और केनी डायन में साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं। जेड अभी भी इस सब पर विश्वास नहीं करता और केनी से पूछता है कि नाश्ता कहाँ से आता है, जो एक अच्छा सवाल है। अगर वे किसी गहरे पोर्टल में फंसे हैं, तो नाश्ता कहाँ से आता है? केनी बस यह कहता है कि उन्हें नहीं पता कि मुर्गे और गायें कहाँ से आती हैं। फिर हम कॉलोनी हाउस में एथन को विक्टर से मिलते हुए देखते हैं, जो बाहर कुछ अजीब सा कर रहा होता है। एथन पूछता है कि वह क्या कर रहा है,
विक्टर पहले तो उसे जाने को कहता है, लेकिन फिर एथन सफेद कपड़े पहने बच्चे के बारे में पूछता है और यह सुनकर विक्टर को कुछ याद आता है। वह बताता है कि वह देख रहा है कि पेड़ हिले हैं या नहीं। विक्टर थोड़ा पागल है, लेकिन वह जानता है कि कुछ है। फिर हम जेड को एक पुराने बेसमेंट में घूमते हुए देखते हैं, जहां वह छत पर एक चिन्ह देखता है और एक मरे हुए आदमी को देखता है जो अचानक चीखता है। यह लगता है कि कोई चीज जेड से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह फिर भी हंसते हुए बेसमेंट से बाहर निकल जाता है, यह मानते हुए कि यह सब टोबी का किया धरा है। फिर हम शहर के चर्च में बॉयड को देखते हैं, जो फादर कातरी से कहता है कि वह फ्रैंक को सजा देने में असमर्थ है और चाहता है कि फादर कातरी कोई बेहतर समाधान बताए, लेकिन वह कोई बेहतर समाधान नहीं देता। इसके बजाय वह बॉयड से कहता है कि वह इसके परिणामों के बारे में सोचे अगर वह फ्रैंक को सजा नहीं देता। बॉयड का यह कठिन निर्णय और भी कठिन हो जाता है। बाद में बॉयड फ्रैंक से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी नई सजा यह है कि उसे शहर से बाहर निर्वासित कर दिया जाएगा और उसे जंगल में एक झोपड़ी में रहना होगा। फिर हम चूजिंग सेरेमनी में बाहर जाते हैं, जहां बॉयड फादर कातरी को रोकता है और अपनी नई घोषणा करता है, लेकिन उससे पहले ही फ्रैंक कूदता है और अपनी गलती पर बहुत पछताते हुए तय करता है कि वह बॉक्स में मरकर अपनी परिवार से जुड़ना चाहता है। बॉयड फिर मैथ्यू परिवार से चूजिंग करने के लिए कहता है और वे सभी शहर में रहने का विकल्प चुनते हैं, सिवाय जूली के, जिसने शायद कॉलोनी हाउस चुना ताकि अपने माता पिता से नाराजगी दिखा सके, क्योंकि वह महसूस करती है कि उसकी बात नहीं सुनी जाती। बाद में जेड को चूजिंग सेरेमनी से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी मूर्खतापूर्ण मासूमियत दिखाई। फिर केनी उसे टोबी की कब्र दिखाने ले जाता है ताकि वह इसे गंभीरता से लेना शुरू करे और खुद या किसी और को नुकसान न पहुंचे। सभी रात के लिए अंदर जाते हैं और बॉयड फ्रैंक को बॉक्स में ले जाता है, जहां बाद में फ्रैंक को प्राणियों द्वारा मारा जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म जाती है। सीजर को जब पता चलता है कि उसकी नियोजित दुल्हन एक जादुई मछली भाग गई है, तो वह गुस्से से भर उठता है और उसकी तलाश में पूरी दुनिया में खोज अभियान का आदेश देता है। इसी बीच अमेलिया नाम का एक लड़का, जो अपने अंधे लोहार पिता के साथ नदी के किनारे रहता है, खेलकूद में व्यस्त रहता है और अपने पिता की मदद करने के बजाय बहाने बनाता है। उसका पिता दुखी है, लेकिन उम्मीद करता है कि एक दिन अमेलिया बड़ा होकर जिम्मेदार बनेगा। नदी के पास अमेलिया मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। अचानक एक रहस्यमय जमी हुई लहर के साथ एक जादुई मछली उसकी बाल्टी में आ जाती है। घर लौटकर जब अमेलिया उस मछली को पकाने की तैयारी करता है, तो मछली बोलती है और वादा करती है कि अगर वह उसे आजाद कर देगा तो वह उसे 3 इच्छाएं पूरी करके देगी। अमेलिया अपनी पहली इच्छा लापरवाही में बर्बाद कर देता है। वह अपने चूल्हे को शहर तक दौड़ने के लिए कहता है। चूल्हा दौड़ पड़ता है और अमेलिया उसमें लटककर जमने लगता है। ठंड से बचने के लिए वह अपनी दूसरी इच्छा का इस्तेमाल करता है और गर्मी की मांग करता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप बर्फ पिघलकर नदी बन जाती है और अमेलिया उसमें गिर जाता है। किसी तरह किनारे पर पहुंचने के बाद वह डाकुओं से मिलता है, जो उसकी बाल्टी और मछली छीन लेते हैं। परेशान अमेलिया मछली को नदी में वापस फेंक देता है, लेकिन डाकू उसे पकड़कर एक पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। जब वह अपनी अंतिम इच्छा के बारे में सोच रहा होता है, एक रहस्यमय लड़की नदी के पास आती है। लड़की खुद को वासिलिसा के रूप में पहचानती है, जो असल में वही जादुई मछली है। अमेलिया अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल करता है और राजकुमारी अनिसा से शादी करने की इच्छा प्रकट करता है। इस बीच महल में राजकुमारी अनिसा को लॉर्ड रोथमैन अपनी अनोखी चीजों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा होता है, जिनमें एक स्वचालित ऑर्गन भी शामिल है। जार अपनी शेखी में एक जादुई बायन, स्वयं बजने वाला वाद्य के बारे में डींग मारता है, लेकिन जब उससे इसे दिखाने के लिए कहा जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास ऐसा कोई वाद्य नहीं है। अमेलिया जार को यह बायन लाकर देने का वादा करता है, लेकिन बदले में अनिसा से शादी की शर्त रखता है। जार उसकी शर्त मान लेता है
लेकिन वासिलिसा अमेलिया को चेतावनी देती है कि बायन एक खतरनाक जादुई बिल्ली है। अगर कोई दुख भरा गीत चुनता है तो यह बिल्ली उन्हें अपनी आवाज से मौत की नींद सुला देती है, और अगर कोई खुशी भरा गीत चुनता है तो वे नाचते नाचते मर जाते हैं। इस चेतावनी के बावजूद अमेलिया बायन को खोजने निकल पड़ता है। वह एक घने जंगल में पहुंचता है जहां वासिलिसा उसे छोड़ देती है। जल्द ही वह चालाक बिल्ली से मिलता है। अमेलिया बायन से दुख भरा गीत चुनता है, लेकिन वह उस जादू से अप्रभावित होकर खुद गाना शुरू कर देता है। उसकी इस चाल से बायन रोने लगता है। अमेलिया उसे दूध देने की पेशकश करता है। कृतज्ञ होकर बायन महल में अमेलिया के साथ चलने और अपने जादुई बायन को लाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच एक मेंढक संदेशवाहक वासिलिसा को बताता है कि जार सीजर के साथ उसकी शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन वासिलिसा समझाती है कि वह जार के ऋण में है क्योंकि उसने उसके साथ शतरंज के खेल में हार मान ली थी। अमेलिया डींग मारता है कि वह किसी को भी हरा सकता है, भले ही उसे शतरंज खेलना न आता हो। महल में लॉर्ड रोथमैन राजकुमारी अनिसा को प्रपोज करता है, लेकिन तभी अमेलिया और बायन बीच में आकर सबको नाचने पर मजबूर कर देते हैं। जार फेलन बायन को लड़ाई का योद्धा बैटल कैट नियुक्त करता है, लेकिन अनिसा एक आम व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि एक इच्छा उसके हाथ मांगने के लिए काफी नहीं है और दूसरी इच्छा के बारे में सोचने के लिए समय मांगती है। उस रात अनिसा अपनी मृत माँ सेरेना एग्रिपिना की आत्मा से सलाह लेती है, जो अमेलिया के लिए एक असंभव कार्य तय करती है। अगले दिन जार को एक विदेशी जूसर दिखाया जाता है, जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं। वासिलिसा उन्हें एक जादुई मेजपोश की याद दिलाती है, जो खुद भोजन प्रदान कर सकता है। जार अमेलिया को वह मेजपोश खोजने का आदेश देते हैं। इस कार्य पर अमेलिया और वासिलिसा दो भाइयों, पीने वाले आदमी और खाने वाले आदमी को खोजने निकलते हैं, जिनके पास यह मेजपोश है। वे पत्थर के शहर पहुंचते हैं, जहां भाई रहते हैं। रास्ते में वे एक बूढ़े दंपति से भोजन मांगते हैं, लेकिन उनका छोटा सा अर्पण उस कठिन साल की कहानी बयान करता है जो उन्होंने झेला है। यह देखकर अमेलिया को अपराध बोध होता है, जबकि वासिलिसा उनकी वफादारी की तारीफ करती है। अमेलिया आत्मविश्वास से कहता है कि वह और राजकुमारी अनिसा एक बेहतर जीवन जिएंगे, जिससे वासिलिसा हंसने लगती है। वे एक पुल पार करते हैं, जो रूसी भूमि की सीमा को चिह्नित करता है। वासिलिसा चेतावनी देती है कि अमेलिया अपनी भाषा भूल जाएगा, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। वासिलिसा उसे चकमा देकर पत्थर के शहर में ले जाती है, जहां वे दो लालची भाइयों से मिलते हैं, जो जादुई मेजपोश से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब अमेलिया इसे लेने की कोशिश करता है, तो वे उसे नारियल से बेहोश कर देते हैं। वासिलिसा वसंत के पानी की मांग करती है, जो भाइयों को उनके शर्मनाक अतीत को प्रतिबिंबित कराता है। यह उन्हें उनकी पुरानी वीरता की याद दिलाता है। वे मेजपोश देने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में हिचकिचाते हैं। वासिलिसा मेजपोश और अमेलिया को लेकर वहां से भाग जाती है। इसी बीच महल में लॉर्ड रोथमैन अनिसा से लंदन के बारे में बात करता है, जिससे अनिसा की यात्रा करने की इच्छा जाग उठती है। अमेलिया वासिलिसा की चेतावनी के बावजूद राजकुमारी के लिए फूल तोड़ता है, जिसने कहा था कि शायद राजकुमारी उसे सच में पसंद नहीं करती। अमेलिया राजकुमारी अनिसा के लिए अपनी बात तैयार करता है, लेकिन जब वासिलिसा उसे याद दिलाती है कि वह उससे शादी करना चाहता है, तो उसके मन में शंका उठती है। अनिसा अमेलिया को जादुई मेजपोश से चौराहे पर भोजन बांटते देखती है, लेकिन वह अपने पिता की उसकी तारीफ को नजरअंदाज कर देती है और फिर से अपनी माँ की आत्मा से सलाह लेती है। अनिसा कहती है कि वह शादी के लिए तैयार होगी अगर अमेलिया उसकी माँ से परलोक से आशीर्वाद लेकर आए। वासिलिसा अमेलिया को मृतकों के राज्य की खतरनाक यात्रा के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन अमेलिया अनिसा की शर्त पूरी करने का निश्चय करता है। वे अमेलिया के पिता से मिलने जाते हैं, जो उसे पहचानते हैं और उससे स्नेहपूर्वक बात करते हैं। अमेलिया अपने पिता की दृष्टि लौटाने की इच्छा करता है, जिसे वासिलिसा पूरा कर देती है। कोसाई के राज्य में वासिलिसा को पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण उसे मछली में बदल दिया था।
वह अपने पिता से जारेना एग्रिपिना की आत्मा को बुलाने का अनुरोध करती है। उन्हें पता चलता है कि एग्रिपिना को एक क्रूर जारेना के रूप में अत्याचारों के लिए शाश्वत भूख की सजा दी गई थी। कोसाई एग्रिपिना को बुलाते हैं और अमेलिया उससे राजकुमारी अनिसा से शादी के लिए आशीर्वाद मांगता है, लेकिन एग्रिपिना इनकार कर देती है। कोसाई वासिलिसा के लिए सहानुभूति दिखाते हुए एग्रिपिना को भोजन से चिढ़ाते हैं, जिससे वह झुक जाती है और अपना आशीर्वाद देती है। वासिलिसा अपने पिता से विदा लेती है, जो उसे चेतावनी देते हैं कि अमेलिया सब कुछ, यहाँ तक कि उसे भी भूल जाएगा। वापसी के रास्ते में अमेलिया को एहसास होता है कि वह वासिलिसा के लिए महसूस करता है, लेकिन वह फिर से मछली में बदल जाती है और तैरकर चली जाती है। जब वह उसे याद नहीं कर पाता तो वह उदास हो जाता है। जार फॉन शादी को लेकर उत्साहित है, लेकिन अनिसा एग्रिपिना पर अमेलिया की मदद करने के लिए गुस्से में उसे उसकी जादुई उपलब्धियों के लिए गिरफ्तार करने का आदेश देती है। अमेलिया को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी के समय जब वह अपना अतीत याद करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, वासिलिसा मानव रूप में प्रकट होती है। वह अनिसा को अपनी सेवाएं अमेलिया के जीवन के बदले देने की पेशकश करती है। अनिसा सहमत हो जाती है और अमेलिया को रिहा कर दिया जाता है। अमेलिया को महल के द्वार से बाहर फेंक दिया जाता है और अनिसा अपनी पहली इच्छा का उपयोग सेरेना बनने के लिए करती है, जार को कैद कर देती है। वह इंग्लैंड के राजा से शादी की इच्छा करती है और प्रस्ताव प्राप्त करती है, जबकि लॉर्ड रुथमैन को रसोइये के पद पर हटा दिया जाता है। इस बीच अमेलिया अपने पिता के पास लौटता है और वासिलिसा के लिए अपने प्यार को याद करता है। एक कहावत सुनने के बाद, जिसमें सुई और धागे का जिक्र था, वह 2 दैत्यों की मदद से शहर में प्रवेश करता है और वासिलिसा को पुकारता है। अनिसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह वासिलिसा की तरह जादूगरनी बनने की इच्छा करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी शक्तियाँ बेअसर हैं। एक सेवक के गवास मांगने पर अनिसा खुद मछली में बदल जाती है और जार उसे ले जाते हैं। अमेलिया वासिलिसा के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और वे एक हो जाते हैं, सिंहासन को फिर से प्राप्त करते हैं। इंग्लिश लॉर्ड अपने घर लौट जाता है और अमेलिया और वासिलिसा अपने हनीमून पर एक चूल्हे पर सवार होकर निकलते हैं। शहर के ऊपर फाइटिंग प्लेन उड़ रहे हैं। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। सायरन बज रहे हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। हर जगह खौफ का माहौल है। एक आदमी जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, वह सभी लोगों को शेल्टर की तरफ जाने को कहता है। एक लड़का कुछ सामान पैक करके अपने घर के बैकयार्ड की जमीन के नीचे दफना रहा होता है। इस लड़के का नाम सहिता है। तभी उसकी माँ और छोटी बहन भी वहां आ जाती हैं। उसकी छोटी बहन का नाम सित्सुको है। उसकी मॉम सहिता से कहती है कि वो शेल्टर की तरफ जा रही है और सारा सामान पैक करके अपनी बहन के साथ शेल्टर पर आ जाए। सेत्सुको से कहती है, सेत्सुको तुम एक अच्छी बच्ची हो ना, अपने भैया की हर बात मानना। इसके बाद उसे गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। अब सहिता हड़बड़ाहट में सब जरूरी सामान ले लेता है। जाने से पहले सेत्सुको की डॉल और अपने पापा की फोटो जो नेवी में होते हैं ले लेता है। इसके बाद सहिता सेत्सुको को लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक कुछ आवाज आने लगती है। सहिता बाहर निकलता है और देखता है कि फाइटिंग प्लेन उसके शहर के ऊपर आ गए हैं और हर जगह जलते हुए बम गिरा रहे हैं। उन जलते हुए बम से नीचे हर तरफ आग फैलने लगती है। ये सब देखकर वो छोटी सी बच्ची डर जाती है। सहिता भी बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह किस तरफ जाए। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। वह अपनी बहन को लेकर बीच पर आ जाता है और वह देखता है उसका पूरा शहर आग की चपेट में है। दोनों वहीं बॉम्बिंग के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में प्लेन बम बरसा कर चले जाते हैं। सेत्सुको उसे बताती है कि उसका एक जूता रास्ते में ही खो चुका है। सहिता उसे कहता है,
मेरी बहना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नया जूता लाकर दूंगा, इससे भी अच्छा वाला। सेत्सुको अपना पर्स निकालती है और उसे कहती है, ये देखो भैया, मेरे पास भी कितने सारे पैसे हैं। वो अपने पर्स को उल्टा करती है और उसमें से बहुत सारे नकली पैसे बाहर आ जाते हैं। ये नकली होते हैं। लेकिन सहिता उसे डांटता नहीं है बल्कि कहता है, अरे वाह मेरी बहना, तुम्हारे पास कितने सारे हैं, तुम तो बहुत ही अमीर हो। उसकी यह बात सुनकर सेत्सुको खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शहर में लगी हुई आग बुझ जाती है। सहिता देखता है कि एक दो घर छोड़कर बाकी सभी घर जलकर कर राख हो चुके हैं और बहुत लोग भी मारे गए हैं। वे दोनों थोड़ी आगे जाते हैं। उसे रास्ते में बहुत सारी जली हुई लाशें मिलती है। सेत्सुको सहिता से पूछती है, भैया क्या हमारा घर भी जल गया? इस पर सहिता कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद सहिता उसे कहता है, पापा उनकी इस हरकत का हिसाब जरूर लेंगे। वहां से वे दोनों आगे निकल जाते हैं। सभी लोगों के घर जल चुके थे। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। तभी वहां पर एक सोल्जर साइकिल पर आता है और अनाउंसमेंट करता है, जो लोग भी घायल हैं वो एलिमेंट्री स्कूल जाए, वहां उनका इलाज किया जाएगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सेत्सुको को अपनी माँ की बहुत फिक्र होती है क्योंकि बॉम्बिंग के बाद वो अपनी माँ से नहीं मिली थी। सहिता सेत्सुको को बताता है, वह शायद स्कूल में होगी। चलो चलते हैं। वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां पर घायल लोगों की बड़ी लाइन लगी थी। उस बॉम्बिंग की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे। सहिता सेत्सुको का चेकअप करवाता है। तभी एक महिला वहां पर दौड़ते हुए आती है। ये महिला इनकी पड़ोसी होती है। वह महिला सहिता को बताती है कि तुम्हारी माँ घायल है और वह सीरियस कंडीशन में है। ये सुनकर सहिता घबरा जाता है और जल्दी से अपनी माँ को देखने अंदर जाता है। सहिता एक रूम में पहुंचता है जहां पर उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी उसे बोलता है, सहिता मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद वह सहिता को एक रिंग दिखाता है और उससे पूछता है, सहिता क्या ये तुम्हारी माँ की है? सहिता उस रिंग को पहचान लेता है। ये रिंग उसकी माँ की ही होती है। वह आदमी सहिता को अंदर लेकर जाता है जहां सहिता की माँ पूरी तरह से पट्टियां में ढकी होती है और उनकी बॉडी पर हर जगह खून ही खून लगा होता है। वह आदमी सहिता को बताता है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन ये जिंदा है। इनकी सांस अभी भी चल रही हैं। अगर इन्हें जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो शायद इनकी जान बच सकती है। सहिता बाहर आता है और देखता है कि सेत्सुको उसी महिला के साथ खेल रही है। सहिता वो रिंग सेत्सुको के पर्स में रख देता है और उससे संभाल के रखने को कहता है। वह सेत्सुको को बताता है कि उन्हें अपनी माँ को लेकर जाना होगा। अस्पताल में माँ की हालत बहुत खराब है। उनकी आंटी हॉस्पिटल के पास ही रहती है, तो वहां रुकेंगे। महिला सहिता को कुछ राशन देती है और उसे कुछ दिन तक अपने साथ रुकने के लिए कहती है, लेकिन सहिता उसे मना कर देता है। सेत्सुको अपनी माँ से मिलना चाहती थी और सहिता से कहती है, भैया मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, कृपया मुझे माँ चाहिए। सहिता उसे अपनी माँ के बारे में बताकर सेत्सुको को और दुखी नहीं करना चाहता था। सेत्सुको रोने लगती है। सुबह तक उनकी माँ की मौत हो जाती है। वह अपनी माँ को आखिरी बार देखता है। कर्मचारी उनकी बॉडी को बाकी बॉडी के साथ जला देते हैं। सहिता काफी दुखी हो जाता है। सहिता पहले ही सेत्सुको को अपनी आंटी के पास छोड़कर आ गया था। सहिता अपनी आंटी के पास आता है।
जैसे ही वो आता है तो सेत्सुको उससे बहुत सारे सवाल करने लग जाती है। अरे भैया, आप आ गए, कहाँ है माँ, कहाँ है? पर सहिता की हिम्मत नहीं होती सेत्सुको को सच बताने की, इसलिए वो उसे झूठ बोल देता है और कहता है माँ अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो अभी नहीं आ पाएंगी। और तभी उसकी आंटी भी वहां पर आ जाती है और उसे भी यही बताता है कि उसकी माँ अभी भी हॉस्पिटल में है और वो अभी यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। अगले दिन सहिता अपने घर वापस जाता है जो पूरी तरह से जल चुका था। हर तरफ बस टूटी हुई बिल्डिंग ही बची थी, वहां कोई भी घर नहीं बचा था। सहिता वहां अपना दफनाया हुआ सामान लेने आया था। सहिता सामान निकालता है और उसमें कुछ फ्रूट ड्रॉप्स मिलते हैं। सहिता सामान को एक बैलगाड़ी में रखता है और फ्रूट ड्रॉप्स अपनी पॉकेट में रखकर घर से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने आंटी के घर पहुंचता है और सामान को आंटी को दे देता है। आंटी उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे वाह, कितना सारा सामान है, ये सब कुछ नेवी वालों को ही क्यों मिलता है? सहिता से उसकी माँ के बारे में पूछती है। सहिता उसे बताता है कि उसकी माँ 2 दिन पहले ही मर चुकी है। उसने पहले उन्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वह सच बता देता तो सेत्सुको को बहुत बुरा लगता। अगर वह यह सुन लेती तो बहुत ज्यादा रोती। उसकी आंटी सहिता को अपने पापा को एक लेटर के द्वारा इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सहिता अपनी बहन को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है। सहिता उसे बहुत सारी फायरफ्लाइज दिखाता है जो बहुत सुंदर लग रही थी। इसके बाद सहिता सेत्सुको को मुंह खोलने के लिए कहता है। उसके मुंह में वही फ्रूट ड्रॉप डाल देता है जो अपने घर से लेकर आया था। उसे खाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और नाचने लग जाती है। अब अगले दिन सहिता और सेत्सुको घर पे होते हैं। सहिता एक किताब पढ़ रहा होता है और सेत्सुको कुछ पेपर को काटकर कुछ बना रही होती है। तभी वहां पर आंटी आती है। सहिता से पूछती है, तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना है? सहिता उसे बताता है कि उसका स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो अब वहां पर नहीं जा पाएगा। आंटी उससे पूछती है कि तुमने अपने पापा को लेटर दिया जो मैंने तुम्हें बोला था? सहिता उन्हें बताता है कि हाँ, उसने वो लेटर भेज दिया था 10 दिन पहले ही, लेकिन पापा का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वो सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। आंटी अपने पति को खाना देती है, लेकिन सहिता और सेत्सुको को सिर्फ नूडल्स का पानी ही डाल कर देती है। नूडल्स नहीं देती, लेकिन फिर भी ये दोनों उन्हें कुछ नहीं कहते और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय फिर से सायरन बजना शुरू हो जाता है और इन सभी को एक शेल्टर में जाकर रुकना पड़ता है। शेल्टर के अंदर सेत्सुको को बहुत परेशानी होती है। वहां पर उसे बहुत गर्मी लगती है और गर्मी की वजह से उसे रैशेज हो जाते हैं। अगले दिन सहिता सेत्सुको को एक बीच पर लेकर जाता है। वो दोनों काफी देर तक बीच पर खेलते हैं। वो दोनों पानी के अंदर जाकर नहाने लगते हैं और तभी सहिता देखता है कि सेत्सुको की पीठ पर काफी सारे रैशेज आ चुके हैं। सहिता अपनी शर्ट गीला करके उसकी पीठ पर लगाता है, जिससे सेत्सुको को थोड़ा आराम मिलता है। अगले दिन सहिता से उसकी आंटी कहती है कि ये तुम्हारी माँ की ड्रेस है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको बेचकर राइस ले आती हूँ। घर पर राइस खत्म हो चुकी है। सहिता राजी हो जाता है और वह ड्रेस को लेकर वहां से उसकी आंटी जाने लगती है, लेकिन तभी सेत्सुको उसे रोक लेती है और रोने लगती है। कहती है, ये तो मेरे माँ की है, नहीं प्लीज आप इसे ना लेकर जाओ, प्लीज इसे ना लेकर जाओ। सहिता उसे संभालता है और उसे रोकता है।
सहिता उस समय को याद करता है जब उसकी फैमिली ने एक फोटो करवाई थी। उसकी माँ ने उसी ड्रेस को पहनी हुई है। कुछ समय बाद उसकी आंटी उस ड्रेस को बेचकर राइस ले आती है, जिसमें से थोड़े से राइस वो सहिता को दे देती है। लेकिन सेत्सुको बहुत दुखी थी। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। बहुत टाइम के बाद सेत्सुको राइस खाकर खुश हो जाती है। उसकी आंटी अपने पति और बेटी को लंच में देने के लिए राइस बॉल्स बना रही होती है। ये देखकर सहिता सेत्सुको को कहता है, सेत्सुको, अभी तुम खिचड़ी खा लो, दोपहर में तुम्हें राइस बॉल्स मिलेंगे। लेकिन तभी उसकी आंटी उसे राइस बॉल देने से मना कर देती है और उसे कहती है, नहीं, ये तुम दोनों के लिए नहीं है, लंच में भी तुम दोनों को खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। तुम्हें समझना चाहिए, जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें राइस खिलाए थे ना, इन राइस पर पहला हक हमारा ही है। 2 अनाथ बच्चों का ध्यान रख रही हूँ मैं, उसके बदले में तुम मुझे ये सब सुनाओ। कल से अपना खाना खुद बना लेना, मैं नहीं बनाने वाली तुम्हारे लिए। अगले दिन सहिता सेत्सुको को लेकर पोस्ट ऑफिस में जाता है, अपने पापा को एक और चिट्ठी लिखने के लिए। इसके बाद वो एक बूढ़े आदमी के पास जाता है, उससे कुछ सामान खरीदता है। वो आंटी के घर जाकर गार्डन में अपना खाना बनाना शुरू करते हैं। आंटी की बेटी उससे पूछती है, माँ, ये लोग अपना अलग खाना क्यों बना रहे हैं? क्या आप इन पर गुस्सा हुई थी? उसकी आंटी उसे बोलती है, हाँ, मैं इन पर गुस्सा हुई थी, पर इन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी और अपना अलग खाना बनाने लगे, मुझे चिढ़ाने के लिए। दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और खुश होकर खाते हैं। अगले दिन सहिता कुछ राइस खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ ही राइस मिलते हैं और उसे बताया जाता है कि अब राशन अगले महीने आएगा, अभी जितना है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते सेत्सुको जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। सेत्सुको को भूख लगी होती है क्योंकि उन्होंने पिछले 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। सहिता उसे फ्रूट ड्रॉप्स का वो बॉक्स देता है, लेकिन उसमें फ्रूट ड्रॉप्स खत्म हो चुके होती है, जिसे देखकर सेत्सुको और भी ज्यादा रोने लगती है। सहिता उस बॉक्स को हिलाता है और उसमें से कुछ फ्रूट बॉल्स बाहर आती हैं और कुछ टूटी हुई फ्रूट बॉल्स भी आ जाती हैं। सेत्सुको अपनी इच्छाएं मारकर वो टूटी हुई फ्रूट ड्रॉप्स को खा लेती है और बाकी की फ्रूट ड्रॉप्स को वापस बॉक्स के अंदर डाल देती है ताकि वो इसे बाद में खा सके। 1-2 दिन तक वो लोग उन फ्रूट ड्रॉप्स पर ही गुजारा करते हैं और 1-2 दिन बाद फ्रूट ड्रॉप्स भी खत्म हो जाती हैं। सहिता उस खाली फ्रूट ड्रॉप के बॉक्स में पानी भर देता है और उसे शेक कर सेत्सुको को देता है। उस पानी में फ्रूट ड्रॉप्स का मिक्स टेस्ट आता है, उसे पीकर सेत्सुको खुश हो जाती है। सेत्सुको सहिता से कहती है कि उसे आंटी के साथ अब और नहीं रहना क्योंकि वो उन्हें ताने देती हैं और उन्हें बहुत ही बुरा भला बोलती है। सेत्सुको अपने घर जाना चाहती है, लेकिन सहिता उसे बताता है कि उनका घर जल चुका है, वो कहीं नहीं जा सकते। तभी सहिता को याद आता है कि जब एक दिन वो आंटी के घर में पियानो बजा रहा होता है तो उसकी आंटी ने उसे ताना मारते हुए बोलती है, ये क्या बेकार में तुम पूरा दिन पियानो बजाते रहते हो, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, इससे अच्छा तो तुम शेल्टर में जाकर रहते। सहिता सोचता है कि शेल्टर को ही अपना घर बना लेना चाहिए। सहिता आंटी के घर जाता है और अपना सारा सामान पैक करके उस शेल्टर के अंदर ले आता है। सेत्सुको उसकी आंटी से दूर होने की वजह से खुश हो जाती है। अब वो कार्ट जिस पर वो अपना सामान लेकर आए थे वो एक किसान की होती है। वो लोग उस किसान के पास वापस जाते हैं और उससे पूछते हैं, आपके पास कुछ रॉ फूड और कुछ घास फूस होगा? किसान कहता है, हाँ बच्चे, कुछ ज्यादा तो नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो दोनों उस सामान को कलेक्ट करते हैं, कुछ लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और आग जलाकर राइस बनाकर खाते हैं। सहिता सेत्सुको को बताता है कि
अगर जरूरत पड़ी तो वो लोग फ्रांस को भी पका कर खा सकते हैं क्योंकि वो खाने लायक होते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। सहिता रिवर के अंदर बर्तन धो रहा होता है और तभी सेत्सुको सहिता के पास आती है। सहिता उसे कहता है, अरे सेत्सुको, वापस जाओ, यहाँ पर बहुत मच्छर है। लेकिन सेत्सुको कहती है, भैया अंदर बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। सहिता को आइडिया आता है कि उसे रोशनी के लिए जुगनू पकड़ने चाहिए। वो दोनों बाल्टी में बहुत सारी जुगनू को पकड़कर शेल्टर के अंदर ले आते हैं। उन्हें अपनी मच्छरदानी के अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर रोशनी हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। सहिता सेत्सुको को पापा की एक स्टोरी बताने लगता है, जब उसने पहली बार अपने पापा की शिप को देखा था। स्टोरी बताते बताते सेत्सुको सो जाती है। अगली सुबह सहिता देखता है कि सेत्सुको उन मरी हुई जुगनू को जमीन के अंदर दफना रही होती है, जो उन्होंने कल इकट्ठी की थी। सेत्सुको सहिता से कहती है, मैं इन जुगनू को ग्रेव दे रही हूँ, जैसे हमारी माँ भी इस वक्त ग्रेव में है। यह सुनकर सहिता हैरान हो जाता है कि सेत्सुको को माँ की डेथ के बारे में पता है। वो उससे पूछता है, सेत्सुको तुम्हें कैसे पता चला? सेत्सुको कहती है, मुझे आंटी ने बता दिया था कि हमारी माँ मर चुकी है और वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। ये सुनकर सहिता रोने लग जाता है। उसे रियलाइज होता है कि सेत्सुको को पता होने के बावजूद भी कि उसकी माँ मर चुकी है, उसने सहिता को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और ना ही रोई, क्योंकि वो लोग पहले से ही बहुत परेशान थे, इसलिए वो सहिता को और परेशान नहीं करना चाहती थी। सहिता अपनी माँ की डेथ पर बिल्कुल भी नहीं रोया था। उसने हिम्मत रखी क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन को भी सपोर्ट करना था। लेकिन इस वक्त वो अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाया। वो सहिता उसे कहता है, सेत्सुको तुम चिंता मत करो, एक दिन हम दोनों माँ की ग्रेवयार्ड के पास जाएंगे और उनसे प्रे करेंगे। अगले दिन वो दोनों कुछ राइस लेने के लिए उसी किसान के पास जाते हैं, लेकिन वो किसान उन्हें मना कर देता है और कहता है, बच्चे मुझे खुद के लिए राशन कम पड़ रहा है, सॉरी मैं तुम्हें और राइस नहीं दे पाऊंगा। उसके मना करने की वजह से सहिता दुखी हो जाता है और वापस जाने लगता है। थोड़ी आगे चलकर उन्हें एक खेत दिखाई देता है। सहिता उनमें से कुछ सब्जियां तोड़ लेता है। वहां से वो दोनों वापस केव में आ जाते हैं। सहिता एक कंघी से सेत्सुको के सर में पड़ी जुओं को साफ कर रहा होता है। सहिता देखता है कि सेत्सुको के रैशेज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। इन्फेक्शन उसकी पूरी पीठ पर फैल चुका है और बहुत दिनों तक खाना ना खाने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुकी है। सेत्सुको सहिता से कहती है, भैया मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, लगता है मुझे डायरिया हो गया है। सहिता को उसकी बहुत चिंता होने लगती है, इसलिए अब वो रात होते ही एक गन्ने के खेत के पास जाता है और वहां से एक गन्ना चुराने की कोशिश करता है ताकि सेत्सुको को खिला सके। लेकिन उस खेत का मालिक वहां पर आ जाता है। सहिता किसी तरह से उससे बचते हुए वापस केव में आता है। उसके पीछे पीछे किसान भी वहां पर आ जाता है और वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं जो उसने उसी के खेत से चुराई हैं। सहिता अपने घुटनों पर बैठकर उस किसान से माफी मांगता है और उसे कहता है, मुझे माफ कर देना, हम बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। ये सब कुछ मैंने अपनी बहन के लिए किया। मेरी बहन बहुत ज्यादा बीमार है, इसने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन वो किसान सहिता को बुरी तरह से पीटते हुए पुलिस स्टेशन में लेकर आ जाता है। पुलिस स्टेशन में मौजूद ऑफिसर अच्छा इंसान होता है। वो देखता है कि उस किसान ने सहिता को बहुत बुरी तरह से मारा है। सहिता की जख्म देखकर उस किसान से कहता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम पर एक छोटे बच्चे को मारने का केस दर्ज कर दूंगा। वो किसान डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद वो ऑफिसर सहिता को समझाता है, बच्चे इस बार तो मैंने तुम्हारी सहायता कर दी है, लेकिन आगे से ख्याल रखना। वो ऑफिसर उसे जाने देता है। सहिता बाहर आता है और देखता है कि सेत्सुको उसका पीछा करते करते पुलिस स्टेशन के बाहर आकर खड़ी है। सहिता सेत्सुको से नजरें नहीं मिला पाता, लेकिन सेत्सुको उसके गले लग जाती है। ये देखकर सहिता रोने लग जाता है।
सेत्सुको उससे कहती है, भैया आपको तो बहुत चोट लगी है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी बातें सुनकर कि उसकी बहन उसे कितना चाहती है और उससे कितना प्यार करती है, सहिता और भी ज्यादा रोने लगता है और सेत्सुको को गले लगा लेता है। खाने की कमी होने की वजह से सहिता एक नया रास्ता अपनाता है। जब सायरन बजता है और बॉम्बिंग होनी शुरू होती है तो सभी लोग अपने घरों से निकलकर शेल्टर में चले जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर सहिता उन लोगों के घर में जाता है और खाना चुराकर वापस अपने शेल्टर में लेकर आता है। सहिता अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए एक चोर तक बन गया था। सहिता उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। सेत्सुको बहुत वीक हो गई थी, सहिता के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वह लोगों के घर से कपड़े चुराकर आंटी को बेचने के लिए जाता है और उसके बदले कुछ खाना लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंटी उसे मना कर देती है। सहिता केव में वापस आने लगता है। तभी उसे रास्ते में सेत्सुको बेहोश पड़ी हुई दिखती है। एक बार तो वो सोचता है कि कहीं सेत्सुको मर तो नहीं गई, क्योंकि उसके ऊपर एक मक्खी बैठी होती है। सहिता बहुत डर जाता है और सेत्सुको को पुकारता है, सेत्सुको अपनी आंखें खोलो। सेत्सुको अपनी आंखें खोल लेती है। सेत्सुको को जिंदा देखकर सहिता की जान में जान आती है। सहिता जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर को बताता है सेत्सुको को डायरिया, वीकनेस और रैशेज भी हैं। सहिता उससे भीख मांगता है कि मेडिसिन, लोशन कुछ दे ताकि इसकी कम से कम रैशेज ही ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी देने से मना कर देता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, इसे खाने की जरूरत है, इसे खिलाओ, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। सहिता उस डॉक्टर पर चिल्लाने लग जाता है और उसे कहता है, मैं कहाँ से खाना इस वक्त लेके आऊं, मेरे पास नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसकी बातें नहीं सुनता। सहिता सेत्सुको को गोदी में उठाकर खाने की तलाश में जगह जगह घूमता है। तभी सहिता सेत्सुको को नीचे पड़ी हुई बर्फ खिलाने लगता है और उससे पूछता है, सेत्सुको तुम क्या खाना चाहोगी, प्लीज मुझे बताओ। सेत्सुको कहती है, भैया मुझे कैंडीज खानी है और बहुत सारी राइस बॉल्स भी। सहिता उसे कहता है, ठीक है बहना, हम अपने बैंक में पड़े हुए जो पैसे हैं उनका यूज करेंगे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा, चिंता मत करो। सेत्सुको रोने लग जाती है और कहती है, नहीं भैया प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहिए। सहिता उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सहिता बैंक से पैसे निकालने के लिए जाता है। उसे पता चलता है कि जापान ने वॉर में सरेंडर कर दिया है और नेवी के सभी शिप डूब चुके हैं, उनमें से एक भी नहीं बचा। ये सुनकर सहिता समझ जाता है कि अब पापा भी मर चुके हैं। सहिता बहुत दुखी हो जाता है, कहता है, डैड आई हेट यू। सहिता पूरी तरह से अकेले पड़ चुका है, अनाथ हो गया है। सहिता के जीने की आखिरी उम्मीद उसके पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सहिता केव के अंदर पहुंचता है और कहता है, सेत्सुको मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। सेत्सुको नीचे पड़ी बेहोशी की हालत में टॉफी चूस रही होती है। सहिता देखता है कि फ्रूट ड्रॉप्स के बॉक्स में मार्बल्स पड़े हैं। सहिता उसके मुंह के अंदर चेक करता है तो देखता है कि वो कोई कैंडी नहीं बल्कि एक मार्बल होता है। सहिता उसके मुंह से वो मार्बल निकालता है। सेत्सुको अपने पास 2 पत्थर रखती है और कहती है, भैया ये राइस बॉल्स है, बहुत टेस्टी, लो इन्हें खा लो। सहिता एक वाटरमेलन काटता है, सेत्सुको को खिलाने लगता है। सेत्सुको आधी बेहोशी में होती है। सहिता को थैंक यू कहती है। सहिता खाना बनाने के लिए बाहर की तरफ जाता है और सेत्सुको वाटरमेलन खाते खाते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। सेत्सुको उसके बाद कभी नहीं उठती है। नन्ही सी जान जिसके लिए सहिता जी रहा था, वो भी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। सहिता सेत्सुको की बॉडी के बगल में लेटा रहता है और सेत्सुको के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है।
अगले दिन सहिता एक बॉक्स खरीद कर ले आता है और उसमें सेत्सुको की बॉडी रखता है। उसकी डॉल भी उसकी बॉडी के ऊपर रख देता है। उसकी आखिरी निशानी के तौर पर सहिता फ्रूट ड्रॉप्स का बॉक्स अपने पास ही रख लेता है। बॉक्स को बंद करने से पहले आखिरी बार सेत्सुको को देखता है। इसके बाद उसकी बॉडी को आग लगा देता है और सेत्सुको की बॉडी को जला देता है। दिन से शाम हो जाती है। सहिता वहीं पर बैठा रहता है। सहिता इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला था। सहिता सेत्सुको की बॉडी की राख को उस फ्रूट ड्रॉप के बॉक्स में रखकर अपने पास रख लेता है और अपनी बहन को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। सहिता अब पूरी तरह से टूट जाने की वजह से उसकी भी हालत खराब हो जाती है। वह एक स्टेशन पे आता है जहां उसकी भी मौत हो जाती है। सफाई कर्मचारी सहिता के हाथ में उसी फ्रूट ड्रॉप के बॉक्स को देखता है और वो उस बॉक्स को बाहर फेंक देता है, जिसके अंदर सेत्सुको की राख बाहर गिर जाती है और तभी उसकी आत्मा वहां पर आ जाती है। उसकी आत्मा अपने मरे हुए भाई को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी सहिता की आत्मा उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है।